नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी पाठ्यक्रम पर निर्धारित कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। बच्चों इसके भाग 4 तक के वीडियोस हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 4.1 प्रश्न संख्या 8 से 21। बच्चों उदाहरण करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, यानी कि अब अपन ऐसा माने कि पूरी सारणिक प्रश्नावली इस वीडियो पर डिपेंडेंट है। कुछ गुणधर्म मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उनको बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, ना। प्रमेय नंबर 1, हाँ ना, ये थ्योरम्स है, इनको मैं तुम्हें एग्जांपल ले लेके भी समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं था बच्चों, मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि उसका ट्रांसपोज निकाले यानी कि परिवर्तन निकालें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बात को मैं तुम्हें एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, ना। एक तो मैंने एग्जांपल वो भी ले सकते हैं ABCD EFGH, डेटा इस फॉर्म में ले सकते हैं या न्यूमेरिकल ले लें। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल डेटा से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो कोई भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, ना। जैसा मैंने एक सारणिक ले ली बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 2 0, ठीक है, 2 3 0 2 1 5, ठीक है, ये हमने ले ली बच्चों A। एग्री हो? इसका मैं तुम्हें सारणिक निकाल के पहले दिखाता हूं। अब मैंने जानबूझ कर पर डेटा आसान ले लिया ताकि कैलकुलेशन करने में हमारा टाइम कम लगेगा। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियोज में समझाया कि सारणिक का मान निकालते समय हमारी निगाह किस पर रहनी चाहिए, क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में शून्य आ रहे हैं, जहां पर शून्यों की संख्या ज्यादा हो उसी के संगत हम उसका प्रसार करेंगे। तो बच्चों देखो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ में यदि हम निगाह डालते हैं तो 2 0 आ रहे हैं, तो तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों के सापेक्ष अपन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो जो यहां पर तुम करोगे तो देखो तुम्हें पता है कि ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस बात से बिल्कुल सहमत हो ना सभी। तो यहां पे देखो 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा, फिर -0 और प्लस का 5। अब प्लस के 5 का इस अवयव का उपसारणिक कौन सा है, इस अवयव के संगत उपसारणिक बच्चों कौन सा होगा, साफ साफ देख पा रहे हो, 1 2 2 3, कैसे भी निकाल लेना जी, चाहे सारूस डायग्राम से निकाल लेना, बात तो एक ही है, ठीक है। इसका आंसर बच्चों फाइनल आ गया 5। ये आ गया हमारे पास कितना, 3 - 2 दूनी 4, 3 - 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5, इसका डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास क्या आ गया, इसका सारणिक का मान आ गया। अब सर आपने यहां पे बोला कि पंक्तियों स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, तो ध्यान से देखना बना। अब इसके कहे अनुसार अपन इनको चेंज कर रहे हैं बच्चों, अब ध्यान से देखना। अब हमने इसको ले लिया, इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्तन हमने निकाल लिया। देखो तीसरी प्रश्न वाली पड़ी हुई है, तो ही चौथी में ज्यादा मजा आ रहा होगा तुम्हारे को, ना, बहुत आसान लगेगी। ये लीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में परिवर्तित करते हैं, 1 2 0, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 2 3 0, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 2 1 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तुम्हें पता है अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ पता है क्या, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा। सर हमें ऐसी पंक्तियां स्तंभ देखना है जिसमें ज्यादा शून्यों की संख्या हो। तो हम देख पा रहे हैं तीसरी पंक्ति, उसको तो हमने तीसरे स्तंभ के सापेक्ष किया था, इसको करेंगे तीसरी पंक्ति के अवयवों के संगत, है ना। तो तीसरी पंक्ति में देखो सबसे पहले 0, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -0। इसके आगे हमें उपसारणिक निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो भी अपन क्या उखाड़ लेंगे, भाई 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। लास्ट वाला देखो 5, इसके संगत उपसारणिक बच्चों कौन सा हो गया, 1 2, ठीक है। ये माइनस इस 2 के साथ नहीं है तो मैंने लगाया, जो प्लस माइनस अपन लगाते हैं ना, जो मैंने सिखाया था तुम्हारे को, 2 3। इसको हल करते हैं बच्चों, ये भी कितना आ गया 3, ठीक है, -4, तो बच्चों माइनस का 5। देखिए क्या दोनों बातें बराबर है क्या, -5 बराबर -5, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालने पर वो A के बराबर ही आ गया। इस सारणिक की बात है, आव्यूह की बात नहीं है, जबकि आव्यूह की बातें तुम्हारे दिमाग में वापस चलनी चाहिए। आव्यूह में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, यदि उसका परिवर्तन करने पर उस वापस वही आव्यूह आता है तो उसको बोलते हैं सममित मैट्रिक्स, सममित आव्यूह कहलाता है। याद आया, अरे याद आया ना। एक था स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित, उसमें क्या था, उसके ऋणात्मक के बराबर आता था। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, किसी भी सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसके सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया, आप खुद से और भी एग्जाम्पल लेके इसको आगे कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियर है क्या, चलो नोट डाउन करना है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से ना,
बच्चों मैथमेटिक्स इंप्रूव करने का तरीका क्या होता है, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, तुम इस वाले एग्जाम्पल से तो करो, तुम जब गृह कार्य की कॉपी में इनको नोट करो ना, तो तुम ऐसे 2 एग्जाम्पल और ले लो, चलो 2 मतलब एक और ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन कर रहा है वो डेटा है ना, कोई भी 3 कोटि का आव्यूह ले लो, 2 कोटि का आव्यूह ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे क्या होता है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं ना बच्चे, उतनी ज़्यादा थ्योरी दिमाग में रहती है। और कहते हैं एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट, किसी चीज़ की थ्योरी याद करने की बजाय एग्जाम्पल दिमाग में रखो, उससे ज़्यादा ढंग से लंबे समय तक के लिए रहता है बच्चों ना। चलो आओ प्रमेय नंबर 2, दूसरी थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि किसी सारणिक, बच्चों सारणिक है ये सही कर लेना आप है ना, कुछ छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको नज़रअंदाज करना, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए वैसे भी ये नज़रअंदाज करने वाली बातें होती है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, कहने का मतलब वो बोल रहा है कि कोई 2 पंक्तियां स्तंभों को आपस में बदल दे। अभी तो मैंने सारों को बदला था है ना, तो सारों को बदलने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन एग्जाम्पल से करते हैं ना, आओ मेरे साथ साथ, कोई भी एग्जाम्पल लो जो तुम्हारा मन कर रहा हो। एक सारणिक सपोज बच्चों अपन ने ले लिया क्या, जैसे एक सारणिक अपन लेते हैं 1 2 1, ठीक है, 0 0 3 3 1 2, ये मैंने ले लिया। अब एक काम करते हैं, इसकी एक R2 को R3 से रिप्लेस कर देते हैं बना ना। पहले इसका सारणिक का मान अपन निकाल लें, तो इसके सारणिक का मान बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अब सारणिक निकालने के लिए जल्दी करें, तो जल्दी करने के लिए काम करो ना सर आप, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालो, क्योंकि दूसरी पंक्ति में 2 शून्य आ रहे हैं और मैं शून्य जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो 0 के सापेक्ष करोगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम और स्पष्ट दिखाई दे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो -0 +0 -3, इसके सापेक्ष बच्चों कौन सा होगा, इसका उपसारणिक 1 2, ठीक है, और कौन बचा 3 1, इसको सोल्व करो, -3, इसको सोल्व करने पर बच्चों 1 -6, तो -3 गुणा -5 आ गया बच्चों +15, ठीक है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट, इसका सारणिक का मान आ गया +15। अब मैंने क्या बोला, जैसा कि ये बोल रहा है कि कोई 2 पंक्तियों 2 स्तंभों को परस्पर चेंज करूँगा ना, तो एक काम करते हैं R2 को R3 से अपन रिप्लेस कर देता है ना। तो इसको मैंने किया 1 0 3 एज इट इज। अब पहले ले लो 1 3 2 और फिर ले लो 2 0 और कितना है बच्चों 1। अब इस सारणिक का मान अपन निकालते हैं, अगर वो -15 के बराबर आ रहा है तो सर ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो आ जाओ निकालते हैं जी, क्यों चिंता करते हो। तो किसके सापेक्ष निकालोगे, वही दूसरी पंक्ति के सापेक्ष अपन निकाल लेंगे। अच्छा एक बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शायद बोलने में गड़बड़ी कर दी थी। हमने C1 C2 और C3 को चेंज किया, R2 और R3 को नहीं किया। हमने क्या किया, C2 है C3 को चेंज, यानी कि दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से, इनको परस्पर हमने चेंज कर दिया। अब अपन देखते हैं, उसको बिल्कुल सही कर लेना। अपन निकालते हैं बच्चों R2 के सापेक्ष, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, क्योंकि 2 शून्य आ रहे हैं इसमें ना। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आ जाओ, तो माइनस का 0, ये डिटर्मिनेंट अपन निकाल लेते हैं। माइनस का 0 इसको उड़ा दो, 3 के सापेक्ष बच्चों कौन कौन बचे, 3 के सापेक्ष लाइन यदि अपन ड्रॉ करते हैं तो बचेगा 1 2 3 1, ठीक है। आगे बढ़ो जी। अब 0 के सापेक्ष, तो यहाँ माइनस का 0 आएगा बच्चों, प्लस का 0 नहीं आएगा। हालांकि प्लस का 0 चाहे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसका उपसारणिक निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 से गुणा होकर वापस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3, इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों 1 -6, तो 3 को -5 से गुणा करो बच्चों, कितना आ गया -15, और ये हमने सिद्ध कर दिया, ये +15 और ये -15। यानी कि अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 स्तंभों को परस्पर चेंज किया, C2 को C3 से किया, है ना। पहले मैंने R2 R3 बोल दिया था, सही कर लेना बच्चों उसको ना। C2 को बच्चों किससे किया, C3 से किया। अब C2 को C3 से किया, तुम R1 को R2 से करके देख लो, चाहे इन दोनों को परस्पर चेंज कर लो, इन दोनों को परस्पर चेंज कर लो, केवल 2 को करना है,
पूरों को नहीं, पूरों को करने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो हमने प्रमेय नंबर 1 में देख लिया, ठीक है। समस्त पंक्तियों स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किन्हीं दो को करते हैं तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है या उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। मान लो माइनस का होता तो ये प्लस का आता, ये प्लस का है तो माइनस का आया, तो कर लेंगे। अब कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लेके तुम करो, और भी जो तुम्हारा मन करे वो एग्जाम्पल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कोटि का सारणिक लो, 3 कोटि का लो, 4 कोटि का लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 3, यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ आइडेंटिकल सर्वसम यानी कि समान हो, कोई भी 2 स्तंभ समान हो या कोई 2 पंक्तियां समान हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। इस बात को भी अपन चेक कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लें तो बताओ, 2 पंक्तियों को सेम ले, 2 स्तंभों को, जो तुम्हारा मन करे 2 पंक्तियों को सेम ले लेते आ जाओ, है ना। आइए बच्चों, कुछ भी जो तुम्हारा मन कर रहा हो डेटा ले लो। जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो 1 2 1। बच्चों जानबूझ के छोटा डेटा ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े अपने को ना, जबकि डेटा तो कुछ भी हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 1 ये ले लो बच्चों, 0 0 3 ये लीजिए। मैंने R1 और R2 को सेम ले लिया। अब इस सारणिक का मान 0 आना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है ना। चेक कर लेते हैं। तो सारणिक का मान निकालने के लिए काम करें, मैंने क्या बोला था, जहां पे ज्यादा 0 हो तो हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं, इसका प्रसार करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष यदि हम करते हैं तो 0, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऑल्टरनेट चलेगा। तो 0 इसका सारणिक का मान निकालने की जरूरत नहीं है, उपसारणिक का, इसका भी उपसारणिक का मान निकालने की जरूरत नहीं है। निकाल भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे, 0 से गुणा होकर वापस 0 हो जाएगा। प्लस का 3, ठीक है। इसके उपसारणिक कौन कौन बचा बच्चों, 1 2 1 2। आइए, ये आ गया हमारे पास 3। ये बच्चों कितना आ गया, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 0 गुणा 3 0। बिल्कुल सही बात बोली साहब इसने। बच्चों एग्जाम्पल से क्या है, जैसे मैं इनको डायरेक्ट ऐसे भी थ्योरेटिकली बोल देता तो भी तुम्हारे समझ आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो भूल जाते, फिर वो मैथमेटिक्स कम जीके ज़्यादा हो जाती। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो मैं इस एग्जाम्पल को तो करना ही करना है। जब गृह कार्य कॉपी में करोगे तो हर प्रमेय के कम से कम 2 एग्जाम्पल तुम्हें खुद से मानने हैं, तब जाके दिमाग में फिट होगा वो, ठीक है। चलो, क्योंकि बच्चों पेन चलाकर जब करते हैं ना, चाहे बात आसान हो चाहे टफ हो, पेन चला के यदि हमने किया होता है तो लंबे समय तक दिमाग में रहता है। 4, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, ना पंक्ति और स्तंभ के सभी अवयवों को किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कैसे गुणा हो जाता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे फर्क क्या है। आव्यूह में बच्चों, आव्यूह को जरूर पढ़ लेना ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ, दोनों में डिफरेंस कर सकूँ, तब ज़्यादा दिमाग में फिट होगा। जबकि इसे तुलना करके कोई बात समझते हैं ना तो ज़्यादा दिमाग में आता है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या कह रहा है बच्चों, आव्यूह में अपन क्या करते थे, यदि किसी आव्यूह को 3 से गुणा करते थे तो उसके सभी अवयवों को 3 से गुणा करना पड़ता था। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को, अब पंक्ति की बात कर रहे हैं तो जैसे R1 की बात कर रहे हैं पहली पंक्ति की, तो पहली पंक्ति के सारे अवयवों को, C1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहले स्तंभ के सारे अवयवों को किसी को भी एक फिक्स किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, यानी कि वो उसमें कॉमन आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया, कोई एग्जाम्पल लेके समझाओ तो बच्चों आओ समझाता हूँ, ध्यान से देखना ना। इसके लिए एक ब्लैंक पेज अपने को लेना पड़ेगा, खाली जगह, ठीक है। आओ, कोई भी सारणी का अपन लेता है ना, सबसे पहले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 1, ठीक है। 0 0 3 1 5 4। पहले इसका मान मैं तुम्हें निकाल के बताता हूँ। दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, 2 शून्य आ रहे हैं, अब तो स्पीड बढ़ाओ अपनी, है ना। तो एक काम करो बच्चों, आ जाओ, कलर चेंज करके करते हैं। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस का 0 का उपसारणिक निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्लस के 0 उपसारणिक निकालने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का 3 इसका उपसारणिक हम निकाल लेते हैं। ये ऐसे लाइन खींची, बचा कौन कौन, 1 2 1 5। ये लाइन तुम्हें पेंसिल से खींचनी है ना, ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन ज़्यादा बने लाइन खींचने से, इधर उधर शब्द इधर उधर संख्या ना हो जाए हमारी, है ना। कई बार गलती से बाय मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। तो बच्चों रूल से एग्जाम में तुम्हारे पास पेंसिल रखना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना उसके ऊपर, ताकि कोई गलती ना हो हमारे से। आ जाओ, माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई करें तो 5, माइनस का 2, माइनस का 3 गुणा 3 बच्चों कितना आ गया, माइनस का 9, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं, बोलो जिससे तुम बोलो। एक काम करते हैं, किसी पंक्तियां स्तंभ को, है ना,
तो एक काम करें, दूसरी पंक्ति को करके दिखा दूँ क्या? 0 0 रहेगा। तुम सोच रहे होंगे सर बार बार आप 0 0 को ले रहे हो, कोई दूसरा भी ले लो तो कोई बात नहीं। काम करते हैं, पहली पंक्ति को 2 से गुणा कर रहा हूँ, है ना। पहली पंक्ति को बच्चों किससे गुणा कर रहे हैं? 2r1, ठीक है। ये r1 r2 r3 c1 c2 c3। तो बच्चों यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, और सारी जनता एज इट इज रहने दो 1 5 4, ठीक है। अब निकालते हैं जी, आ जाओ। वही दूसरी पंक्ति के सापेक्ष अपन निकालेंगे सारणिक का मान। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो -0 उपसारणिक निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस का 0 उपसारणिक निकालने की जरूरत नहीं है, माइनस का 3 निकालने की जरूरत है। तो ये लीजिए, कौन कौन बचा? 2 4 1 5, इसको हल कर दीजिए। माइनस का 3 5 दूनी 10 -4, तो माइनस का 3 गुणा 6, माइनस का 3 गुणा 6 कितना बचा? माइनस का 18। तो अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 9 आया, इसको मैंने किससे गुणा किया? इसकी पहली पंक्ति को 2 से। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो इसको भी 2 से गुणा करने पर आएगा। तो 9 दूनी 18 माइनस का, ये देख लो आ गया। अरे आ गया ना, मजा आया ना। ऐसे खुद से एग्जाम्पल लो, मैंने पंक्ति को गुणा किया, तुम स्तंभ को करके देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। घुस रहा है ना दिमाग में? खुद से एग्जाम्पल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा ढंग से समझ में आता है। देखो यही तो बोल रहे हैं, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में k से गुणा हो जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे थोड़ा सा, चलो। इसके उपप्रमेय बच्चों, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव किसी अन्य पंक्ति के अवयवों का k गुना हो, कितना गुना हो? k गुना, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। पहली बात क्या कह रहा है जी, ध्यान से देखना। जैसे मान लो अगर ये वाली पंक्ति ऐसे होती ना, एक इसको 2 से गुणा कर दो, ये 2 होती, 4 होती और ये 2 होती, उसका गुना आ गया, है ना, 2 गुना आ गया। यानी कि हम बात करें कि 2r1 बराबर r3, अगर ऐसा है तो सारणिक का मान क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। यदि सारणिक के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक ये डेल 1 हो, है ना, इसको डेल बोल देते हैं, ट्रेंगल 1 हो, तो ये बच्चों सारणिक को शो करने का तरीका होता है। तो हमेशा क्या होगा? वो k² हो जाएगा, k की पावर 3 हो जाएगा, k की पावर 4 हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा, जितने से आप गुणा करते जाओगे। सर ये दोनों बातें समझ में नहीं आई, तो दोनों बातों को समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों इस बात को समझो आप, है ना, ध्यान से देखना। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का k गुना हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। पहले मैं तुम इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों ना। एक नया पेज लेते हैं। एक सारणिक अपन लेते हैं बच्चों, 1 1 2, ठीक है, 0 0 5। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, वो ये तो बोल रहा है किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ का k गुना हो, कोई भी पंक्ति या स्तंभ। तो मैंने तीसरी पंक्ति है ना, इसकी 2 गुना ले ली, तो 2 2 4। अब ये कह रहा है कि इसका मान 0 होगा, सारणिक का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो बच्चों दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि इसमें 2 शून्य आ रहा है ना, तो सभी कॉन्सेंट्रेशन से देखना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -0 जरूरत नहीं है उपसारणिक निकालने की, प्लस का 0 बिल्कुल जरूरत नहीं है, माइनस का 5 जरूरत है। तो ये लीजिए, आप पेंसिल से लाइन खींच लेना, कौन कौन बचा? 1 1 2 2। सॉल्व करते हैं। माइनस का 5, 2 माइनस 2 बच्चों, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0, तो बिल्कुल 0, सही बात है। तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेके तुम खुद भी चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही क्या? कोई भी स्तंभ या पंक्ति किसी की k गुना हो, जैसे देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो r1 है, जो r3 है, तीसरी पंक्ति 2 गुनी है किसकी? पहली पंक्ति की। तुम 3 गुना लेके देखो ना, कौन मना कर रहा है? अरे 5 गुना लेके देखो, 6 गुना लेके देखो, 7 गुना लेके देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल घर की बात होती है बच्चों, है ना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यदि किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करने पर, यानी कि ध्यान से देखो बच्चों, आव्यूह में अपन क्या करते थे, कुछ याद है क्या तुम्हारे को बच्चों? आव्यूह में अपन मल्टीप्लाई करते थे प्रत्येक अवयव को, तो उसका उतना ही गुणा हो जाता था। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसी पंक्ति या स्तंभ को गुणा करने पर सारणिक का मान उतने से गुणा होता है, ये हमने पहले कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है यदि प्रत्येक अवयव को आप किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा करते हो
तो प्राप्त सारणिक यदि ट्रेंगल 1 या डेल 1 कुछ भी बोल दो इसको, है ना, तो देखो क्या बोल रहा है, वो k गुना हो जाएगी कब, जब इसका क्रम 1 होगा, यानी कि 1 कोटि के सारणिक से करते हो तो, 2 कोटि से करते हो तो k स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, 3 कोटि से करते हो तो k की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। k का मतलब जो भी जनता तुम लोगे, 3 लोगे तो 3 का क्यूब 27 से करना पड़ेगा, 2 लोगे तो 2 का क्यूब 8 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से चलता जाता है। तो सर एक काम करो, आप इसको एग्जाम्पल से समझाओ, ये बात कम पल्ले पड़ी, ये बोलना चाह रहे हो ना, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए बच्चों, करते हैं। एक ब्लैंक पेज लेते हैं अपन नया, ठीक है, फिर समझ में आएगा। पहले कोई भी सारणिक ले लो, आ जाओ बताओ कौन सी लोगे। कुछ छोटी सी ले लेते हैं, सुंदर सी, 1 1 2 0 0 3 5 1 4, ठीक है। पहले इस सारणिक का मान अपन निकालते हैं ना, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो बच्चों इसमें देखो शून्यों की संख्या ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, दूसरी पंक्ति में आ रही है, तो दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के सापेक्ष अपन निकालते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें मजा आए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो माइनस का 0 उप सारणिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। प्लस का 0 फिर भी तुम्हारा मन करे तो निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ केवल। माइनस का 3 इसके सापेक्ष निकालते हैं, ये लाइन खींचो ऐसे, क्या क्या बचा, 1 1 5 1, ठीक है। अच्छा माइनस का 3 इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों 1 गुणा 1 1, 5 एकम 5, ये आ गया माइनस का 3 गुणा माइनस का 4, 4 3 12, ये लीजिए। अब उस बात को सिद्ध करने के लिए जो इसने बोली यहाँ पे, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये 3 क्रम का सारणिक है, कितने क्रम का, 3 क्रम का। यदि क्रम 3 है तो बच्चों ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो पहले निकालते हैं, बताओ किससे गुणा करें, तुम्हारा मन करे उससे गुणा कर लो। 2 से करें या 4 से करें, 2 से कर लेते हैं ना, 2 से गुणा कर दो सबको। प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करते हैं तो 2 2 4, 0 0 3 दूनी 6, 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस बात से सहमत हो। अब इस सारणिक का मान अपन निकालेंगे तो वही दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, क्योंकि 2 शून्य वहीं पर है ना। तो आ जाओ, तनिक विलंब ना करते हुए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। -0 उप सारणिक निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्लस का 0, माइनस का 6, ठीक है। इसके सापेक्ष कौन बचे उप सारणिक, इसका 2 2 10 और 2, सॉल्व कर दो। माइनस का 6, 2 दूनी 4, माइनस 10 दूना 20, सहमत होना इस बात से। माइनस का 6 गुणा माइनस का 16, ठीक है भाई। 20 में 4 गए, 16 बचा। अब 16 को बच्चों 6 से गुणा कर दो, पहाड़ आता है क्या, 6 6 36 और 96, 96 हमारे पास आ गया। अब सर जो इसने बात बोली क्या वो सत्य है, चेक करते हैं। k की पावर 3, k क्या है बच्चों, k का मान हमने क्या लिया, 2 लिया ना, इसको 2 से गुणा किया तो 2 की पावर 3 से इसको गुणा करो, तो 12 को 2 की पावर 3 8 से गुणा करो, वही 96। ये लीजिए प्रूव कर दिया अपन ने। अब आपको रुकना नहीं है, आपको क्या करना है बच्चों, आप ये भी सिद्ध करके देखो, क्रम 2 का भी लेके देखो, क्या k स्क्वायर से गुणा हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बहुत आसान है ना, बढ़े थोड़ा सा आगे। चलो ये सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। प्रमेय नंबर 5 पे चलते हैं। यदि किसी पंक्तियां स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हो, यदि किसी पंक्तियां स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हो तो सारणिक को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक सारणिक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है 1 + 2, ठीक है। 2 पदों, जैसे इस तरह से पदों 3 + 1 4 + 5, है ना। ये ले लो 3 1 0 0 4 और 1। अगर इस तरह सारणी को, अभी ABCD की फॉर्म में तो ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगता, ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ, ये दिमाग में जल्दी बैठते हैं बच्चों ना। तो इसको अपन किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि इसने ऊपर लाइन में बोला। ये चाह रहा है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 3 1 3 0 0 4 4 1 प्लस 2 3 1 1 0 0 5 4 1, यानी कि इस आव्यूह को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको प्रूव करके देखें अपन।
अब प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। इसको हल करके सारणिक निकाल लो, इन दोनों का अलग अलग सारणिक निकाल लो, जोड़ लो, सेम आना चाहिए। मैं ही करके दिखाऊं? चलो आ जाओ, ऐसे टेंशन मत लिया करो तुम, है ना, मैं करके दिखाया था, है ना बच्चों। 3 3 1, पहले मैंने 2 जीरो ले लिए, ज़्यादा मजदूरी होगी नहीं, 0 0, चिंता मत करो तुम। 9 4 1, इसका सारणिक निकालना है अपन फटाफट से। इसका सारणिक निकालते हैं बच्चों, आइए मेरे साथ साथ। तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष अपन निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस का 4, इसका जो उपसारणिक बचेगा वो कौन बचेगा? 3 1 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4, और 0 0 तुम लिखते रहना बच्चों, है ना। ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 4, माइनस के 4 को माइनस 1 से गुणा करो, प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग निकालें, या तुम जोड़ भी सकते हो संगत अवयव, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अलग अलग निकाल के भी बता देता हूँ, तुम जोड़ कर भी निकाल लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अलग अलग निकाल देता हूँ बच्चों, ना। प्लस माइनस प्लस, है ना। तो माइनस का 3, यहाँ पे कौन कौन बचा बच्चों? 3 1 4 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी। अब ये माइनस का 1, इसके सापेक्ष यदि अपन निकालते हैं तो 3 1 4 1, सोल्व करते हैं जी, आ जाओ। माइनस का 3, ये आ गया 3 माइनस 4, माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 4, सोल्व करो बच्चों। 3 में 4 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 को माइनस का 3 से गुणा तो प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1, 3 और 1 4, और यहाँ पे हमने देखा तो ये भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके खुद से करें, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, ठीक है। चलो आइए, प्रमेय नंबर 6 क्या कर रहा है? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। और ये लाइन जब प्रश्न बोलेगा कि बिना प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात करो, तो बहुत ज़्यादा काम आएगी बच्चों। प्रमेय नंबर 6 ये क्या कह रहा है? किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मान किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, स्तंभ की बात करें तो स्तंभ, पंक्ति की बात करें तो पंक्ति में कुछ गुणा करके जोड़कर लिखा जाए तो अपरिवर्तित रहता है वो। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। जैसे 1 2 1 0 0 3 5 3 2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो अपन क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? R1 है ना, R1, ठीक है। R1 को हम चेंज कर रहे हैं। देखो ये एक सिंगल एरो, ये एरोस का मतलब भी समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है? R1 को चेंज कर रहे हैं बच्चों अपन किसमें? 2R3। एक काम करो, देखो स्तंभ के प्रत्येक किसी पंक्ति स्तंभ के संगत हो किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो R1 को अपन कैसे निकालेंगे कि 2R3 को 2 से गुणा करके, ठीक है, और वापस R1 में जोड़ देंगे। जो तुम्हारा मन करे, तुम स्तंभ की बात कर लो, मैं अगर पंक्ति की बात कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो ये अपन करें एक बार, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। R1 की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं? R3 को पहले 2 से गुणा करो, 10, वापिस R1 जोड़ो, 11, ठीक है। आगे बढ़ो, R3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6। अब भाई तीसरी पंक्ति के सारे अवयवों को गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 2 से गुणा करो बच्चों। देखो यहाँ पे 3 को 2 से किया तो 6, 6 और 2 8, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये लीजिए। अब वापस लिख दो 0 0 3 5 3 2, ठीक है। अब ये कह रहा है तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो पहले इससे निकाल लेंगे एक बार अपन, ध्यान से देखना। इससे निकालते हैं तो बच्चों देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो देखो ये तो 0 0 हो जाएगा, तो -3 के सापेक्ष में निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ। ये लाइन ऐसे गई 1 2 5 3, थोड़ा पेन जल्दी चलाना बच्चों। 3 -10, ठीक है। माइनस का 3 को माइनस का 7 से गुणा करो, प्लस का 21। इसका भी देखते हैं प्लस का 21 आ रहा नहीं आ रहा ना। तो इसका भी अपन दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। इसका उपसारणिक निकालने की आवश्यकता है नहीं। माइनस का 3, बचा कौन? 11 8 5 3, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, सोल्व करते हैं। माइनस का 3, 11 3 33, यहाँ पे 8 5 40। तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 7, मुबारक हो, वापस प्लस का 21 आ गया। तो बात समझ में आई है नहीं आई? यानी कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को किसी
अन्य राशि से गुणा करके वापिस उसमें जोड़ने या घटाएं तो सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज भी लिखी हुई है, इसको भी नोट डाउन करना। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया, यहाँ पे तुम स्तंभ लेकर भी इसको कर सकते थे। तो बच्चों बात समझ में आई, बढ़े थोड़ा सा आगे। चलो 7, प्रमेय नंबर 7 क्या कह रही है? यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योग 0 होता है। अब देखो इसमें थोड़ी सी दोबारा पढ़ो। किसी सारणिक में किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों, ये सही कर लिया करो अपने आप, है ना, कि सहखंडों के गुणनफलों का योग 0 होता है। क्या कहना चाह रहा है बच्चों? किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति के या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करते हैं और जोड़ते हैं तो उनका योगफल 0 आता है। ये कम समझ में आया तुम्हारे को ना, ये मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, बनाओ 1 1 2 0 0 5 3 2 1, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहले अपन सहखंड निकालते हैं R1 के, है ना। तो पहले अपन निकालते हैं M11, ठीक है, यानी कि इस पहले अवयव का हम क्या निकालते हैं बच्चों? उप सारणिक निकालें। तो इसका अब तो कर लोगे, मुझे लाइन खींचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं ना। 0 5 2 1, फिर निकालते हैं M12 निकाल लेना बच्चों। देखो ये ऐसे गया तो 0 5 3 1, 0 5 3 1। अब निकालते हैं M13, है ना, इसका उपसारणिक निकालते हैं तो 0 0 3 2, 0 0 3 2। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? M11 का जो फाइनल आंसर आ गया 0 -10, है ना, 0 -10 माइनस का 10। M12 ये क्या आ गया? 0 -15। और M13 बच्चों ये कितना आ गया? 0 -0 0, ठीक है। अब इसका सहखंड अपन निकालते हैं। सहखंड के लिए बच्चों हम क्या करते हैं पता है ना तुम्हारे को? माइनस प्लस। तो यहाँ पे सहखंड निकालने के लिए कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम अलग से दिखाई दे। A11 मैंने तुम हमेशा समझाया कि मैं सहखंड को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से करूँगा। तो R + C 1 + 1 इवन नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। A12 ओड है, साइन चेंज हो जाएगा। A13 इवन है, सम संख्या है, तो ये भी एज इट इज रहेगा और इस पर तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, हमने पहली पंक्ति के सहखंड निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है? किसी अन्य पंक्ति के अवयवों को इसके सहखंड से गुणा करें तो योगफल 0 प्राप्त होगा, ये बोलना चाह रहा है। अब इस पंक्ति के नहीं, अगर इसी पंक्ति के अवयवों को इससे गुणा कर दूंगा तो हमारे सारणिक का मान प्राप्त होगा। ये बोल रहा है अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके योगफल करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो आ जाओ हम तीसरी पंक्ति को ले लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति में तो पहले 0 है, तो ज़्यादा मजा नहीं आएगा, है ना। आ जाओ तो हम करते हैं बच्चों, ये क्या है? A, कलर चेंज करो, A31, है ना, को A11 से मल्टीप्लाई करते हैं। A32 को A12 से करते हैं। A33 को A13 से करते हैं। आ जाओ A31 बच्चों कितना है? 3। A11 कितना है? माइनस का 10। A32 कितना है बच्चों? 2। A12 कितना है बच्चों? 15। A33 बच्चों, A33 है 1 और A13 कितना है? 0। अब करना एक बार, माइनस का 30 प्लस का 30 और ये 0, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है, रिजल्ट इज 0। बात समझ में आई क्या? अरे और किसी से करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, इधर आओ। बस ये ध्यान रखना बच्चों, हमने पंक्ति का सहखंड निकाला ना तो पंक्ति से ही, पंक्ति के अवयवों से ही गुणा करना पड़ेगा, स्तंभ का नहीं कर सकते। स्तंभ का निकालो तो स्तंभ से करना पड़ेगा ना। दूसरी पंक्ति से करें एक बार, तो दूसरी पंक्ति से वर्बली देख लो, क्यों दुख पा रहे हो? 0 से करोगे और तीसरा तो वैसे ही 0 है, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो बच्चों प्रमेय नंबर 6 तक दोबारा रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज करके, आगे वीडियो बाद में कंटिन्यू करना, ठीक है। चलते हैं अगली प्रमेय पे। चलते हैं बच्चों प्रमेय नंबर 8 पे। प्रमेय नंबर 8 देखो हमारी क्या कह रही है। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये किसी भी सारणिक में, चाहे 2 कोटि की हो, चाहे 3 कोटि की, चाहे 4 कोटि की, कितने भी कोटि की हो, यदि कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 है, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 हैं तो सारणिक का मान जब हम निकालते हैं बच्चों विस्तार की सहायता से, चाहे संक्रियाओं की सहायता से, हमेशा आंसर बच्चों क्या आता है? 0 आता है। तो इस बात को अपन चेक कर लें, एग्जाम्पल लेके, है ना। आओ कोई भी एग्जाम्पल लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1
अपन लेते हैं बच्चों 3 कोटि की तो लेंगे कम से कम, तभी आएगा ज़्यादा मज़ा। 1 2 1 0 0 0, ठीक है, -3 5 7। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ये मैंने तुम्हें विस्तार से निकालना सिखाया, प्रसार से। हमने क्या बोला, हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों के संगत विस्तार या प्रसार कर सकते हैं। अब बच्चों जब यहाँ पर हमने देखा कि दूसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, तो हम दूसरी पंक्ति के संगति निकालेंगे ना। अब दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के प्रसार हम निकालते हैं, तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस, है ना। तो -0, इसका उपसार निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा सर 0 से गुणा होकर 0 ही तो होगा। वापिस देखो, प्लस का 0 उपसारणिक निकालने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का 0 उपसारणिक निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुम निकाल के भी रख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी डेटा आएगा उसको वापस 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, और 0 + 0 + 0 तुम्हारा फाइनल आंसर बच्चों क्या आएगा, 0। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान 0 होता है। बात समझ में आ गई? बढ़े थोड़ा आगे आओ। प्रमेय नंबर 9, यदि किसी त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। ये अपन चेक कर लेते हैं, कोई भी ले लो। एक बार 2 कोटि का ले लूँ क्या? ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिया 1 2, ठीक है। अब 2 कोटि से मतलब है कि 0 और 3। अब त्रिभुजाकार सारणिक से क्या तात्पर्य बच्चों, त्रिभुज बन रहा होगा, यानी कि या तो त्रिभुज ऊपर बनता है या त्रिभुज नीचे बनता है। ऊपर त्रिभुज बनने से मतलब है कि डायगोनल से लेकर सारे एलिमेंट, उसके अलावा जो त्रिभुज बन रहा है उसके अलावा सारे अवयव बच्चों क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, इसके अलावा सभी अवयव शून्य है, ठीक है। तो इसका अपन सारणिक निकालते हैं। तुम्हें निकालना आता है बच्चों ढंग से, तुम क्या करोगे बताओ, 3 × 1 - 0 × 2। तो हमारा आंसर बच्चों फाइनल कितना आ गया, 3 आ गया। आया नहीं आया? अब इसने क्या बोला, त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। अब बच्चों मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अग्रग विकर्ण हमेशा कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो इसके अवयवों का गुणनफल 1 × 3, बच्चों 3 ही तो आ रहा है, ध्यान से देखो। लेकिन इसमें तुम्हें मजा नहीं आया होगा सर, 2 कोटि की नहीं, कम से कम 3 कोटि की सारणिक तो होनी चाहिए, तब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा ना। तो 3 कोटि का सारणिक हम लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 5 3, यहाँ पे ले लो बच्चों 0 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी 0 करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि यदि हमें ऊपर त्रिभुज बनाना है तो ये लो। अब हमारे पास एक त्रिभुजाकार सारणिक है। इस त्रिभुजाकार सारणिक में देखो जो ट्रायंगल का बन रहा है, ये ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रहा है क्या, जल्दी बोलो हाँ या ना। इसके अलावा सारे अवयव बच्चों यहाँ पे क्या है, शून्य है। भाई तुमने आव्यूह में भी तो पढ़ा था ना बच्चों, या तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बना था या ऊपरी त्रिभुजाकार बना था, है ना। अब इसमें ऊपर के अलावा सारे अवयव बच्चों क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि सारणिक का मान तुम निकाल के देख लो, 1 × 5 × 2 यानी कि 10 के बराबर आ रहा होगा। तो अपन एक बार प्रॉपर निकाल के देखते हैं। अब मैंने तुम हमेशा समझा रखा है कि जब भी सारणिक का मान हम निकालें, और विशेष तौर से जब 3 कोटि की सारणिक हो, तो हमें क्या देखना होता है, हमें ऐसी पंक्तियां स्तंभ देखना होता है जिसमें ज़्यादा शून्यों की संख्या हो। तो बच्चों या तो तुम C1 के सापेक्ष कर लो, 2 शून्य आ रहे हैं, या R3 के सापेक्ष कर लो, जहाँ पे तुम्हारी निगाहें पहले चली है, क्योंकि तीसरी पंक्ति में भी 2 शून्य है और पहले स्तंभ में भी 2 शून्य है। तो हम पहले स्तंभ से लेते हैं बच्चों, तो 1, ठीक है। इसका सारणिक निकालने के लिए 1 के सापेक्ष पहले निकालने अपन, देखो ये ऐसे है ना, तो 1 के सापेक्ष 1 का उपसारणिक कौन कौन बचेगा, 5 3 0 और 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, फिर अगेन 0, और इस वाले 0 का उपसारणिक निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और इस वाले 0 का भी उपसारणिक निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसको सॉल्व करना बच्चों, ये बराबर है ना, तो 1 से कौन कौन होगा, 5 दूनी 10 -0, बच्चों फाइनल आंसर कितना आ गया, 10। अब जो इस प्रमेय ने बात बोली क्या वो सत्य है, चेक कर लेते हैं। त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन है, 1 × 5 × 2, बच्चों ये भी कितना आ गया, 10, यानी कि सही बात बोल रहा है बिल्कुल। ये हमने 2 कोटि का सारणिक लेकर भी चेक कर लिया, 3 कोटि का सारणिक लेकर भी चेक कर लिया। मैंने त्रिभुज ऊपर बनाया, तुम त्रिभुज नीचे बना के देख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या बच्चों, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगली जो प्रश्नमाला है ना हमारी,
4.2, उसके सारे प्रश्न, उसके सारे उदाहरण किस पर निर्भर हैं? इन 10 के 10 गुणधर्मों पर है। एक गुणधर्म और बाकी है भी, है ना, आ जाओ। यदि किसी सारणी के अवयव जिनमें x आता हो, यदि सारणी के एबीसी की फॉर्म में वो x आ रहा हो, x में बहुपद हो, जैसे ऐसे कोई डेटा आ रहा हो x² माइनस a स्क्वायर, है ना, x³ माइनस a, जो भी, तो उनमें x बराबर a रखने पर उसका मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणी का गुणनखंड होगा। तो इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं ना बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। कैसे? बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे को हमारे को बोले x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। 10वीं क्लास में जाओ बिल्कुल फटाफट से गए बच्चों। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता था, याद है क्या? x माइनस 2 और x माइनस 3। अब यदि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान 2 रखने पर 0 हो रहा होगा। चेक करते हैं बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना आंसर आ गया? 0। यदि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान 3 रखने पर 0 हो रहा होगा। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 थी 15 प्लस 6, ये भी क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब देखो इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं। यदि x माइनस 2 गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर 0 है। यदि x बराबर 2 रखने पे 0 है तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। यदि कोई बहुपद या कोई इक्वेशन या कोई समीकरण x बराबर 5 रखने पे 0 है तो x माइनस 5 उसका गुणनखंड होगा। x का मान माइनस 99 रखने पे 0 है तो x प्लस 99 विल बी फैक्टर, x प्लस 99 उसका गुणनखंड होगा। तो ये तो बोलना चाह रहा है यदि x बराबर a रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब x माइनस a उस सारणी का गुणनखंड होगा। क्लियर है क्या? खुद से एग्जाम्पल बनाना। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे गुणधर्म खत्म होते हैं। यहीं पर वीडियो पॉज कर दो, सारी की सारी प्रमेय एक बार और दिमाग में फिट बैठा लो, इतनी ढंग से याद हो जाएगी। याद रहे प्रमेय नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी बातों से तुम्हारे बच्चों एक्चुअली क्या होता है, अब तुम जो एग्जाम्पल पढ़ोगे ना अगले वीडियो में, वो एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े होंगे, लेंदी। उन एग्जाम्पल्स को आसान और छोटा बनाने का तरीका, और चाहे लेंदी हो जाए लेकिन कभी जोर नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगी, वो कब नहीं होगी? यदि सारी की सारी प्रमेय तुम्हें ढंग से याद है। अब याद तो होनी है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल ले लेकर ढंग से इनको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, बढ़े थोड़ा आगे बच्चों। प्रारंभिक संक्रियाएं, अब जो हम ये संक्रियाओं से जो क्वेश्चन करेंगे ना, देखो हमेशा क्या होता है, सारणिक निकालने के तरीके होते हैं। पहला हमने निकाला प्रसार से, पंक्ति के सापेक्ष, है ना, पंक्ति के सापेक्ष हमने निकाला, स्तंभ के सापेक्ष हमने निकाला, सारूस विधि से हमने निकाला। अब बच्चों संक्रियाओं के माध्यम से भी हम निकालेंगे ना। कुछ बातें मैंने तुम्हें प्रमेय में पढ़ी, जैसे ये किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति को हम वापस क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी पंक्ति में कुछ गुणा करके उस पंक्ति में से घटा दो या जोड़ो तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने एग्जाम्पल भी किए थे। अब इन सब बातों को तुम ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। देखो R1 R2 R3 ये किसको शो करेंगी? पंक्तियों को। C1 C2 C3 किसको शो करेंगी? स्तंभों को, है ना। तो इसमें पंक्ति संक्रियाएं चलती है और स्तंभ संक्रियाएं चलती है ना। ध्यान से देखना बच्चों, जब भी ये वाला एरो लगे, केवल सिंगल एरो, इसका मतलब है उसमें परिवर्तन होगा, उसको चेंज करेंगे अपन। जब दोनों तरफ एरो लगे, इसका मतलब आपस में चेंज होंगे, इंटरचेंज। एक तो होता है उसको चेंज ही करना, एक होता है इंटरचेंज करना, यानी कि A और B के बीच में अगर मैं ऐसा लगा दूं, ध्यान से देखो, जैसे ऐसे लगा दे अपन R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब R1 की जगह R2 चला जाएगा, R2 की जगह R1 चला जाएगा, है ना। इससे मतलब जैसे बोलूं कि R2 को हमने चेंज किया R2 माइनस 3R1, पहली पंक्ति को 3 से गुणा करके R2 में से घटा दिया और फिर इस किसकी जगह लिख दिया? R2 की जगह लिख दिया। इसका मतलब है R2, बच्चों R2 8 नहीं है ना, ध्यान से देखना इसको। R2 को चेंज किया, मैं दोबारा लिख देता हूं रफ करके, R2 को चेंज किया R2 माइनस 3R1, और हमने एक गुणधर्म में पढ़ा भी था कि ऐसा करने से सारणिक के मान पर या उसकी भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पहली पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा करो और R2 में से घटा दो और फिर उस किसकी जगह लिख दो? उस पूरे डेटा को R2 की जगह लिख दो, यानी कि R2 को हमने चेंज किया। इसका मतलब क्या है? इंटरचेंज करना। आगे बढ़ो, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है। R1 चेंज किया R2 में से R1, यहाँ पे R1 लगा दो बच्चों, है ना, 4 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा मन करे लगा दो। पंक्ति R1 में परिवर्तन करना है तथा R1 के प्रत्येक अवयव के संगत R1 प्लस माइनस R2 से प्राप्त मान को रखना है। ठीक है, R1 इंटरचेंज R2 का अर्थ पंक्ति R1 तथा R2 को परस्पर बदलना है। C2 को चेंज करो C2 माइनस C1, ये सारी बातें तुम अपने आप कर लेना। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि दूसरे स्तंभ के अवयवों की जगह में क्या लिखना है?
दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में से पहले स्तंभ का संगत अवयव घटाना है, ठीक है, और पूरा वापस ऐसे कैसे लिखना है, और जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सारी बातें बहुत बेहद तरीके से काम आएगी बच्चों अपने ना, ठीक है। आओ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हमें मैट्रिक्स का गुणनफल तो करना आता है, आवयव का गुणनफल करना, उसमें हमने क्या किया था, पंक्ति से स्तंभ, याद आ रहा है कुछ, किया था नहीं किया था, दिस 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 दिस, है ना। वैसे यहाँ पे अपन थोड़ा सीखते हैं पहले, सारणिकों का गुणनफल है ना, द्वितीय कोटि के दो सारणिकों का गुणनफल हमें करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले इसी में समझाता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके भी बच्चों तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा तुम्हारे, ध्यान से देखना। देखो ये तो हो गया पहला सारणिक A1 B1 A2 B2 दो कोटि का, दूसरा सारणिक है ना, इसको लिखो यहाँ 2 लगा दो बच्चों, है ना, C1 D1 C2 D2। अब यहाँ पे बच्चों देखो पहला जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इन दोनों को हमने पास पास लिख दिया। अब यहाँ पे एक एरर है, उसको ठीक कर लेना, ये A1 और ये B1 है, ठीक है, C1 D1 C2 D2 एज इट इज है। अब देखो पहली बच्चों, सारणिक को हम दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति से पंक्ति गुणा और पंक्ति से स्तंभ गुणा। पहले पंक्ति से पंक्ति गुणा तुम देखो एक बार, है ना, देखना, A1 C1 प्लस B1 D1, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से कर दिया। अब आगे बढ़ोगे तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, स्तंभ से नहीं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, A1 C2 देखना ध्यान से, और B1 D2। अब चलो नीचे, तो इधर आ जाओ, अब दूसरी पंक्ति को पहले पहली पंक्ति से गुणा करो, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करो, है ना, A2 C1 B2 D1 A2 C2 और B2 D2, ये आ गया पंक्ति से पंक्ति गुणा। अब तुम पंक्ति से स्तंभ भी गुणा कर सकते हो, सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बात मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूं, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, है ना। कोई भी एग्जांपल हो बच्चों, दो कोटि का ले रहे हैं ना अपन, 1 2 3 4, इसको गुणा करते हैं अपन, ये पहला सारणिक, ये दूसरा सारणिक, इसको ले लो बच्चों 0 1 3 2। अब मेरे साथ साथ चलना, पहले अपन करते हैं बच्चों पंक्ति से पंक्ति गुणा, आर गुणा आर, ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तुम समझ जाना, है ना। सॉरी, आओ, तो पहली पंक्ति से पहली पंक्ति गुणा करो, 1 को 0 से गुणा करो बच्चों, 1 को 0 से गुणा करने पाएगा 0, 2 को 1 से गुणा करो बच्चों, 2 1 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए इसकी पहली पंक्ति इसकी दूसरी पंक्ति, 1 को 3 से गुणा करो बच्चों 3, और 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4। अब चलते हैं नीचे, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करो, 3 को 0 से गुणा करो 0, और 4 को 1 से गुणा करो 4, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 को 3 से गुणा करो बच्चों 9, और 4 को 2 से करो 4 दूनी 8। तो फाइनल देखो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ध्यान से देखना, 2 7 4 और 9 और 8 बच्चों कितना होता है, 17। कैलकुलेशन कर ले अपन थोड़ी सी, इस सारणी का मान यदि निकालें तो बच्चों 17 दूना 34 माइनस 7 चौक 28, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। पहली बात क्लियर है। अभी हमने किया पंक्ति से पंक्ति गुणा, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ पंक्ति से स्तंभ गुणा, जैसा कि हम आवयव में भी करते थे, है ना, ध्यान से देखना। अब कलर चेंज करके अपन पंक्ति से स्तंभ गुणा करते हैं, फिर उसका सारणी निकालते हैं, क्या मान आता है ना, यूं। अब ऐसे चलना है बच्चों तुम्हारे को, आ जाओ, पंक्ति को सी से गुणा, है ना, ठीक है, सी यानी स्तंभ, 1 को 0 से करो 0, 2 को 3 से करो 3 दूनी 6। आगे बढ़ो तो इधर भी आगे बढ़ोगे, 1 को 1 से करो 1, 2 को 2 से करो 4, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पे, 3 को 0 से करो 0, 4 को 3 से करो 4 3 12। ये मैंने लाइनें ड्रॉ करना तुम्हें तीसरी प्रश्नमाला में भी सिखाया था, तो ये याद आ रहा होगा तुम्हारे को ना, को डायरेक्ट चौथी प्रश्नमाला बिल्कुल मत देखना। 3 गुणा 0 0, 4 गुणा 3 12। भाई 3 को 0 से कर दिया, 4 को 3 से कर दिया। अब अगले पर चलें, 3 को 1 से करो बच्चों 3, और 4 को 2 से करो 4 दूनी 8, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखो यहाँ पे सोल्व कर लो इसको, 6 5 12 8 और 3 11। अब हमें लग रहा होगा कि सर ये डेटा तो बहुत अजीब सा आ गया, अलग अलग डेटा आ रहा है देखो, पर इसकी भावनाएं सेम होंगी, इनका सारणिक का मान जो आएगा ना बच्चों वो सेम होगा। करो मल्टीप्लाई, 11 को 6 से गुणा किया बच्चों 66, 12 पंजे 60, 60 में 66 घटा दो, आंसर कितना आ गया 6। देख लो दोनों का मान समान है।
तो जैसा प्रश्न चाह रहा हो वैसा हम कर देंगे, जो तुम्हारे दिल में पहले आ जाए, जो तुम्हारी निगाह में पहले दिख जाए, तुम्हें दिखे कि साहब पंक्ति से पंक्ति करें, पंक्ति से स्तंभ करें, जैसे तुम कंफर्टेबल हो वैसे करना। सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर 6 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। क्या 3 कोटि का अवयव लेके और समझाया जाए बच्चों तुम्हें? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आ जाओ। देखो ये तो हमने कर ही लिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 कोटि का ABCD की फॉर्म में ना लेके मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, तुम्हारे सामने पेश है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, सारणिक में तो एक समस्या है कि सर वहाँ तो अवयव में तो क्या होता था कि M क्रॉस N कोटि का कोई अवयव है तो दूसरा होना चाहिए N क्रॉस समथिंग, है ना। यानी कि पहली पंक्ति में स्तंभों की संख्या, सॉरी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा था क्या? यहाँ पर बच्चों समान कोटि होनी चाहिए। तो सर ये तो 3 कोटि का सारणिक है और ये 2 कोटि का सारणिक है, तो इसको 3 कोटि का सारणिक बनाना पड़ेगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। इसको लिखा बच्चों मैंने 1 1 2, ठीक है, 2 0 3 और 1 2 1, ठीक है। इसको हम परिवर्तित कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है, देखो ध्यान से। 1 0 0 0 0 1 2 3 4, ये लोग कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा इस पर। सारणिक के मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? क्योंकि ध्यान से देखो बच्चों, इसको सोल्व करने पर ये अगर उपसारणिक ये वाला मैं ले आऊँ कैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया, इसको चाहे पहले स्तंभ के सापेक्ष कर दो चाहे पहली पंक्ति के सापेक्ष कर दो। ध्यान से देखो, अगर मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष करता हूँ तो 1 का उपसारणिक ये आ जाएगा, फिर 0 और 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 वाले के सापेक्ष उपसारणिक निकालने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर तो सारे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको परिवर्तित कर दिया। अब तुम्हारा मन करे तो पंक्ति से पंक्ति गुणा कर लो, तुम्हारा मन करे तो पंक्ति से स्तंभ कर लो, तो जैसा तुम्हारा मन करे तो पंक्ति से पंक्ति करें एक बार। आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चों। तो लिख दूं मैं फाइनल पंक्ति से पंक्ति R क्रॉस R, ठीक है। अब आइए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई देगा ढंग से, है ना। 1 को 1 से गुणा करो, ठीक है, इस वाले 1 को 0 से गुणा करो और 2 को 0 से गुणा करो। इससे तुम्हें दिख जाएगा मैंने क्या किया। ठीक है, आगे बढ़ो। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, 1 को 0 से गुणा करो। ध्यान से देखना बच्चों, अभी से 1 को 1 से गुणा करो, अब 2 को 2 से गुणा करो। बात समझ आ रही है क्या? अब चलते हैं तीसरी पे, इस पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करो। बच्चों 1 को पहले 0 से गुणा करो, फिर 1 को 3 से गुणा करो और फिर 2 को 4 से गुणा करो। ये लीजिए, बात समझ में आई सभी के? ऐसा मैंने जानबूझ के किया है, वरना इतना सा मल्टीप्लिकेशन तो हम वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि तुम्हें ढंग से दिखाई दे। ठीक है, अब आओ बच्चों आगे। अब इस दूसरी पंक्ति की बारी है ना, इसको पकड़ लो, इन तीनों पंक्तियों से गुणा कर दो फटाफट फटाफट। तो पहली से करो, 2 गुणा 1, ठीक है, 0 गुणा 0, 3 गुणा 0, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, 2 गुणा 0, 0 गुणा 1 और 3 गुणा 2। आगे बढ़ो बच्चों, फिर 2 गुणा 0, ठीक है, 0 गुणा 3 और फिर 3 गुणा 4। अब चलते हैं तीसरी पंक्ति पे, है ना। तीसरी पंक्ति को तीनों पंक्तियों से गुणा कर दो फटाफट से। 1 को 1 से गुणा करो, 2 को 0 से गुणा करो और 1 को 0 से गुणा करो। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 को 0 से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करो। फिर आगे बढ़ो, देखो 1 को 0, बच्चों मल्टीप्लिकेशन में दोबारा देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मिस्टेक ना हो जाए। देखो 1 को 0 से, 2 को 1 से और 1 को 2 से। अब लास्ट बच्चों 1 को कर दो 0 से, ठीक है, 2 को कर दो 3 से और 1 को कर दो 4 से। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह बच्चों साइन कौन सा लगा दोगे तुम? प्लस का, ठीक है। चलो जी, अब बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, तुम्हारा फाइनल आंसर तुम्हारे सामने पेश होगा। तो कर लोगे मल्टीप्लिकेशन या मैं करके दिखाऊं? चलो आ जाओ, मैं कर देता हूँ, क्यों घबराते हो बच्चों। 1 0 0, तो अकेला 1 बचा, पहले स्तंभ को खत्म कर दो एक साथ। 0 0 केवल 2 बचा, 0 0 केवल 1 बचा। आगे बढ़ो, 0 प्लस 1 1, 1 गुणा 1 प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 0 0 3 दूनी 6। आगे बढ़ो, 0
2 + 2 बच्चों कितना हो गया 4। देख लेना कोई छोटी मोटी बातें हो तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 कर लोगे आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ो 0 3 4 दूनी 8 बच्चों 3 एकम 3 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया बच्चों 11। आगे बढ़ो 0 0 4 3 12, फिर आगे बढ़ो 0 3 दूनी 6 6 और 4 10, 3 दूनी 6 6 और 4 10। ये लीजिए फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब तुम एक काम करोगे, तुम्हारे को होमवर्क दूँ क्या बच्चों, इसमें काम करो तुम, अब पंक्ति से स्तंभ भी करो। डेटा तो अलग आएगा, अवयव बिल्कुल अलग अलग आएंगे, जैसा 2 कोटि की में आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बट सारणिक का मान में निकालना बच्चों, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा। तो क्लियर है, बड़ा कुछ आत्मविश्वास। अब इन्हीं बच्चों ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर आधारित हम तुम्हारी प्रश्नमाला के उदाहरण करेंगे बच्चों। अब जो उदाहरण हम करने वाले हैं अगले वीडियो में वो तुम्हारी प्रश्नमाला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है उदाहरण में। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप पहले उनको ट्राई करो, लेकिन आप जब उदाहरण वाला वीडियो देखेंगे तो पेन कॉपी लेकर बैठना, पहले रफ कॉपी में करना, फिर गृह कार्य कॉपी में करना, फिर आप प्रश्नमाला खुद कर लोगे। प्रश्नमाला उदाहरण के कंपैरिजन में बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए।